हेलो स्टूडेंट्स, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की बात कर रहे हैं और इसमें हमने बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसमें कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। तो हमने कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है द सेंट्रल बैंक के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का एक ऐसा अपेक्स बैंक होता है जो कि सारी बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल करता है, जो कि नोट इशू का राइट रखता है, जो कि मनी सप्लाई पर कंट्रोल करता है। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंक होता है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के थ्रू ही हम सारा काम कराते हैं। यानी कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज होती है, जितनी भी तरीके के गवर्नमेंट के काम होते हैं, कब मनी सप्लाई को कितना रखना है, पैसों को कितना रखना है, ज्यादा रखना है, कभी मार्केट में इन्फ्लेशन आ रही है, कभी रिसेशन आ जा रही है, इन सब पे कंट्रोल करने का जितना भी टास्क होता है वो हमारे सेंट्रल बैंक का होता है। तो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज में जो सेंट्रल बैंक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह लूं, यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड है सेंट्रल बैंक, यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम है जिसको वहां का सेंट्रल बैंक बनाया गया है। इनके पास है कि वहां की करेंसी को इशू करते हैं और अपनी मनी सप्लाई पर कंट्रोल करते हैं, जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की डील होती है वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो जब अब आरबीआई की बात आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आ रही है, तो मैं कुछ चीजें और बता दूं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था और इनके जो फाउंडर थे वो ब्रिटिश राज है, मिस्टर ब्रिटिश राज ने 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में आरबीआई को स्टैब्लिश किया। 1949 में इसे नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। ये दोनों अलग अलग चीजें और ये आपको पता होनी चाहिए, ये हमेशा काम आती है। तो ये 1949 में नेशनलाइज्ड हो गया। इस समय जो हमारे यहाँ के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं और यही जितनी भी अभी रिसेंटली हमारे यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब चल रही है, जिसमें कोरोना वायरस के थ्रू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है, तो जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो रही है वो उसी के गवर्नर के थ्रू ही डिसाइड की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जरूर, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा सेंट्रल बैंक। तो आपको समझ में भी आ गया होगा किसी कंट्री में सेंट्रल बैंक की क्या पोजीशन होती है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स होता क्या है कि हमारे यहाँ पर एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है हमारी कंट्री में, तो लोगों को लगता है वही सेंट्रल बैंक है, बट नहीं। सेंट्रल बैंक का मतलब जिसके पास नोट राइट करने का इशू हो, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक बैंक का नाम है। तो हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन सा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही है। अब हम देख लेते हैं क्या बेसिक फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, सेंट्रल बैंक के यानी कि आरबीआई के। तो फर्स्ट फंक्शन इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट, कि जो हमारा बैंक है, आरबीआई है, इसके पास राइट होता है कि वो टाइम पर जब भी कंट्री में मनी का फ्लो कम हो जाता है, मनी कम हो जाती है, उस समय पर ये नोट्स को मार्केट में इशू करे विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, और इसीलिए इसे करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं, जो इनके पास इशूइंग नोट्स का राइट्स होता है। फिर सेकंड है हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट के बिहाफ पर जितनी भी फाइनेंशियली एडवाइस देनी होती है वो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय करना, सेल करना, ये सारा काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इवन जब गवर्नमेंट को अगर पैसों की नीड होती है, गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा आरबीआई होता है वही गवर्नमेंट को पैसे प्रोवाइड करता है। अब आप सोचोगे पैसों की नीड गवर्नमेंट को कब हो जाएगी, तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो बजट कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होता है, यानी खर्चे ज्यादा कर दिए और इनकम कम आई, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिसिट आने लगती है बजट में, और जब बजट में डेफिसिट आती है तो वो गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेता है, और ऐसा जो लोन आरबीआई से लिया जाता है उसे हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग बाई आरबीआई। जो भी डेफिसिट है उसको फाइनेंस किसने किया, आरबीआई ने किया। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट को सारी सजेशंस प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पर बाय एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज करना, फॉरेन एक्सचेंज या जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज हमारे यहाँ पर रन कर रही है उनको फाइनेंशियली एडवाइजिंग प्रोवाइड करना, ये सारा काम होता है हमारे बैंकर टू द गवर्नमेंट का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है ना, किसी का भी पर्सनली किसी का भी अकाउंट सेंट्रल बैंक में नहीं होता, यानी कि आरबीआई में किसी का भी अकाउंट नहीं। अगर कोई ये कह रहा है मेरा अकाउंट है आरबीआई में तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो रन कर रहे हैं हमारी कंट्री में, उन सबका अकाउंट
बैंक में होता है, यानी कि आरबीआई उन सबका अकाउंट रखती है। और जैसे बैंक हमारे लिए डिपॉजिट करते हैं, हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह आरबीआई भी सेंट्रल बैंक जो है हमारे यहाँ, वो भी कमर्शियल बैंक्स को टाइम टू टाइम उनके डिपॉजिट्स को लेती है और उनको उसके बदले में लोन प्रोवाइड करती है जब उनको नीड हो। तो ये बैंकर्स बैंक का काम कर रही है। एंड सुपरवाइजरी रोल, जितनी भी गाइडलाइंस बनी है, जितनी भी मेथड्स बने होते हैं, जितनी भी सीआरआर है, बैंक का रेट डिसाइड करना है, जितनी पॉलिसी फ्रेमिंग होती है, ये सारी चीजें आरबीआई के थ्रू ही डिसाइड की जाती है और उन्हें सारे गवर्नमेंट को, सारे कमर्शियल बैंक्स को मानना कंपलसरी होता है। कोई भी कमर्शियल बैंक्स जो कि रन कर रहा है कंट्री में, वो उस बात को मानने से मना नहीं कर सकता। तो वो कैसा काम कर रही, कहीं ऐसा ना हो पब्लिक से ज्यादा पैसे ले रही हो या फिर पब्लिक को प्रॉपर मनी प्रोवाइड ना कर पा रही हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो वो बैंकर्स बैंक का भी काम करता है, साथ ही साथ सुपरवाइजरी रोल भी अदा करता है। अब इसके बाद फोर्थ है हमारा पॉइंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब कि जब कभी कमर्शियल बैंक, कभी कभी ऐसा होता है कमर्शियल बैंक के पास लायबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसी सिचुएशन में जो पब्लिक होती है उसका विश्वास कमर्शियल बैंक से हटने लगता है। तो आरबीआई पब्लिक को इस बात का विश्वास दिलाती है कि अगर ऐसा कभी होगा भी कि कोई भी कमर्शियल बैंक इंसॉल्वेंट हो रहा हो तो हम आपको पूरे पैसे आपको देंगे। और इसीलिए जब भी मैंने इसके पहले भी सीआरआर आपको पढ़ा रखा है कि जब भी कोई प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जब भी जितना भी हमारे दिन भर में पैसे आते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई अपने पास सेव करके रखती है, जिससे वो गेस करती है कि किसी भी बैंक के पास कितनी एसेट्स और उसकी कितनी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी कि बैंक इंसॉल्वेंट हो रहा है, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर बन जाएगी कि किसी भी पब्लिक का पैसा डूबना नहीं चाहिए, वो पैसे आरबीआई पे करेगी। अब नेक्स्ट है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितनी भी तरह के फॉरेन एक्सचेंज आता है उसका भी सेफ्टी साइड कौन रखता है, आरबीआई अपने पास, सेंट्रल बैंक अपने पास सेफ रखती है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने हमारे यहां से कोई भी चीज एक्सपोर्ट की तो उसके बदले में उसे फॉरेन एक्सचेंज मिला, तो वो फॉरेन एक्सचेंज से अपना काम तो नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज को देगा और उसके बदले में हमारे यहाँ की करेंसी यानी कि रुपीज को ले लेगा। अब आरबीआई इन्हीं पैसों को, इन्हीं फॉरेन करेंसी को अपने पास सेव करके रखेगा और जब इन फ्यूचर भविष्य में जब हम कभी इंपोर्ट करेंगे उस कंट्री से तो इन्हीं फॉरेन एक्सचेंज को यूज किया जाएगा, या फिर और भी कहीं अगर नीड होती तो हम उन फॉरेन एक्सचेंज को रखेंगे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब देखो, अभी मैंने बताया कि सारे कमर्शियल बैंक्स हैज देयर अकाउंट इन द आरबीआई, आरबीआई के पास उनका अकाउंट होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, एक्स एंड वाई, सपोज दे आर टू बैंक्स, एक्स एक बैंक है और एक बैंक, तो एक्स को 15,000 रुपीज का एक चेक वाई के नाम पर है और वाई का 10,000 रुपीज का चेक एक्स के नाम पर है। अब एक्स वाई के अकाउंट मतलब जाए बैंक में, वहां से पैसा निकला, या फिर वाई जाए एक्स के अकाउंट में, बैंक जाए वहां से पैसा निकला, तो ऐसी कंडीशन नहीं करता। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपने यहां से दोनों बैंक के खाते को क्लियर कर देगा। जिसके अकाउंट में 15,000 करना है उसके अकाउंट में 15,000 डाल देगा और जिसके अकाउंट में 10,000 रुपीज विदड्रॉ करना है उसके अकाउंट 10,000 रुपीज डिपॉजिट करना है उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर देगा। यानी जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको सॉर्ट आउट करेगा आरबीआई। किसी भी पर्सनल किसी भी बैंक को काम करने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा आरबीआई ही फाइनल करेगा। एंड लास्ट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक जब भी क्रेडिट का है, कितना मार्केट में पैसा कितना मल्टीप्लाई करेगी, कितना गुना पैसा बनाएगी, तो ये सारा काम भी आरबीआई ही करता है, क्योंकि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट उसे डिफाइन करनी होती है। जितना ज्यादा मार्केट में सीआरआर रहेगा उतना कम कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बनेगा। जब मार्केट में ज्यादा पैसों की जरूरत रहेगी तो वो क्या करेगा, मनी मल्टीप्लायर को कम कर देगा जिससे कि कम पैसे बनाए जा सके। इसी बिहाफ पर हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट रन करता है, किस सेक्टर में कितना पैसा देना है, किस सेक्टर में कितना कम पैसा देना है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के बारे में ये सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं। आरबीआई हमारा सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक है जिसका नाम आरबीआई। कमर्शियल बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। इसलिए आप कभी भी कंफ्यूज ना होना, सेंट्रल बैंक अलग है, आरबीआई सेंट्रल बैंक को बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग है। ओके, थैंक यू क्लास।